यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास होता है जिसके तहत गाजा में सीज़फायर का आह्वान किया गया था, अभी उसके बाद इसराइल ने जो हाई लेवल डेलीगेशन वो यूएस की तरफ भेजने वाला था उसको उसने भेजने से रिफ्यूज़ कर दिया। ये जो डेलीगेशन था ये रफ़ा में जो ऑफेंसिव था उसके बारे में यूएस को ब्रीफिंग देने जा रहा था। जो योव गारंट है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर वो मौजूद है और वो रेजोल्यूशन के ऊपर वोट होने से पहले ही वो यूएस पहुंच गए थे और उन्होंने रेजोल्यूशन पास होने के बाद यूएस के कुछ ऑफिसर्स के साथ बातचीत की थी जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और फॉरेन सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन शामिल थे। आज खबर ये आई है कि जो रफ़ा ऑपरेशन जो इसराइल का होने वाला है उसके बारे में जो यूएस को ब्रीफिंग देने वाला जो डेलीगेशन जिसको पहले भेजने से इसराइल ने मना कर दिया था वो दोबारा यूएस में भेजा जाएगा और अब उसको यूएस के जो ऑफिसर्स हैं उनको इस बात में ब्रीफिंग मिलेगी कि रफ़ा में जो ऑफेंसिव है इसराइल की तरफ से वो कब होगा और उसके लिए इसराइल क्या तैयारी कर रहा है। इससे दो चीज़ें हम समझ सकते हैं। पहले तो चीज़ है कि यूएस ने जो उसकी पॉलिसी थी यूएनएससी में जिसमें उसने इसराइल का सपोर्ट नहीं किया था जब यूएनएससी में रेजोल्यूशन लाया गया था, उसके बाद यूएस ने अब अपना स्टांस को दोबारा से चेंज कर दिया है। यानी कि यूएस अपने स्टांस को पिछले एक हफ्ते से बार बार चेंज कर रहा है। पहले तो उसने इसराइल को सपोर्ट दे रखा था लड़ाई में पिछले 5 महीनों से, फिर उसने यूएनएससी में जब वोटिंग का समय आया तब वो इसराइल के खिलाफ हो गया, फिर दोबारा से 2-4 दिन बाद वो दोबारा से इसराइल के साथ हो गया है। और इस प्रकार से साथ हो गया क्योंकि यूएनएससी में जो रेजोल्यूशन था उसके बारे में अमेरिका कह रहा है कि वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं है, वो नॉन बाइंडिंग है और वो कह रहा है कि इसराइल के ऊपर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए अगर इसराइल इस रेजोल्यूशन का वादा खिलाफी करता है तो अमेरिका ने दोबारा से अपने पलटी मार ली है। तो अभी आज के दिन कोशिश ये होगी अमेरिका की जो कि ये डेलीगेशन जब पहुंचेगा तो अमेरिका के ऑफिशियल्स उनको इस चीज़ में ज़रूर कहेंगे कि आपको रफ़ा में जब ऑफेंसिव करोगे तो पहले आप वहाँ के सिविलियन लोगों को आपको सुरक्षित निकालना पड़ेगा क्योंकि रफ़ा में इस समय लगभग 15 लाख लोग रहते हैं वहाँ पर रफ़ा के इलाके में। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट जो पिछले हफ्ते बनी थी जिसमें मुस्तफ़ा को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था, तो उसके बाद आज खबर है कि इस मिनिस्ट्री को जो कैबिनेट मेंबर है उनकी भी घोषणा हो चुकी है। ये जो फ़िलिस्तीन गवर्नमेंट है ये वेस्ट बैंक में ये बेस्ड है और वहाँ पर ये सरकार चलाती है जिस सरकार को हम फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इस सरकार के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास वो पिछले 20 साल से राष्ट्रपति है फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के और जो ये क्षेत्र पड़ते वेस्ट बैंक और जेरूसलम का कुछ इलाका, तो वहाँ पर अमेरिका के कहने में ये गवर्नमेंट चेंज की गई थी और नए पीएम मुस्तफ़ा को चुना गया था। ये गवर्नमेंट चेंज इसलिए की गई थी क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है उसको अभी गाज़ा में भी उसकी ज़िम्मेदारी सौंपी जाए और हमास को हटा के जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है उसकी सरकार गाज़ा में बनानी चाहिए, अमेरिका का ये कहना है। और उसके बाद 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फ़िलिस्तीन जो पूरा इलाका उसको स्वतंत्र एक देश के रूप में घोषणा करनी चाहिए। तो उसके लिए पहले अमेरिका ये चाहता है कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की जो गवर्नमेंट है जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा करप्शन में लिप्त रही है, उसके जो जितने मंत्री थे पुराने मंत्री उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे थे। साथ में जो इकोनॉमी है वेस्ट बैंक की वो भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। तो अमेरिका ने कहा था कि पहले आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा और आपको जो पुरानी सरकार है उसको अब भंग करके नई सरकार बनानी पड़ेगी। तो उसी को देखते हुए फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो मोहम्मद अब्बास थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करने में मजबूर किया था। उसके बाद नई गवर्नमेंट बनाई गई। इसराइल इसका सख्त विरोध कर रहा है, वो नहीं चाहता कि जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है उसको गाज़ा का कंट्रोल दिया जाए और इसराइल ने साफ साफ कह दिया कि जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी और हमास इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे और दोनों के दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसराइल ने साफ साफ कह दिया कि वो लड़ाई ख़त्म होने के बाद गाज़ा में किसी भी प्रकार से फ़िलिस्तीन अथॉरिटी का कोई भी रोल वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ दिन पहले UNRWA के ऊपर जब फंडिंग के ऊपर रोक लगाई थी जनवरी के महीने में, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया की सरकार के पास एविडेंस नहीं था कि UNRWA के ऊपर जो आरोप इसराइल ने लगाए, जिसके तहत इसराइल कह रहा है कि UNRWA के कुछ स्टाफ मेंबर वो हमास के साथ मिले हुए थे। तो ये जो एविडेंस अभी तक इसराइल नहीं दिया था, जब उसने आरोप लगाए थे उस समय भी नहीं दिया था उसने एविडेंस, और अभी भी जो थोड़े बहुत उसने एविडेंस दिए उससे ऐसा तो नहीं लगता कि जो आरोप है उसमें कोई दम है। तो जब आरोप शुरू हुए थे लगने तो उसके बाद कई देशों ने फंडिंग को रोक दिया था UNRWA के, जैसे कि US, UK और यूरोप के कई देशों ने। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी मजबूरी में या फिर कैसे भी लगता है उसने दूसरे देशों की देखा देखी में उसने भी फंडिंग में रोक लगा दिया था। ये बताता है कि इस समय कैसी सिचुएशन है, क्योंकि जो इस समय परसेप्शन की लड़ाई है गाज़ा में, इसराइल
के जो पार्टनर देश है, जो कि लंबे समय से इसराइल के पार्टनर है, वो नहीं चाहते कि वो इसराइल को किसी प्रकार से कोई बड़ा धक्का पहुंचाए। ऐसे कई देश है जो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, उसमें जर्मनी हो गया और फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, बहुत सारे देश है जो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इस सीज़ फायर को लागू कराने के लिए जो प्रेशर की ज़रूरत इसराइल के ऊपर है वो नहीं पहुंचा पा रहे इसराइल को, और वो इसराइल को प्रेशर नहीं डाले जितनी ज़रूरत है। और इसी चीज़ को देखते हुए इसराइल जो उसका ऑफेंसिव है वो कंटिन्यू रख रहा है वो। तो इस समय जो वेस्टर्न देश है उनके ऊपर ये आरोप ही लग रहा है कि वो इसराइल को खुली छूट दे रहे कि उन्होंने अपनी तरफ से, जिस कारण इसराइल अभी तक उसने 30,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी लोगों की हत्या कर ली।